नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी 68 मेंस की जो पैटर्न चेंज हुई है उसकी चर्चा चारों तरफ जोरों से है कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, प्रश्न की प्रकृति कैसी है। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी मेंस में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आधार क्या है, यानी करंट अफेयर्स हो, साइंस टेक हो या इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, आईआर हो, यानी सभी सेक्शन को हम लोग पहले प्रश्न को देखेंगे और फिर आपको इस प्रश्न को एनालिसिस के आधार पर बताएंगे कि इसका सोर्स क्या था और बीपीएससी कैसे जो है कैसे और कहां से प्रश्न उठाने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम देखते हैं कि जीएस 1 के क्वेश्चन को, उसका पैटर्न को देखते हैं, क्या उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को आया है या पैटर्न जो है पिछले एग्जाम के जैसा ही है। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन को देखते हैं। आप थंबनेल देख रहे होंगे कि लगभग सभी जीएस के बड़े प्रश्न कहाँ से आए हैं, तो ये भी आपको बताएंगे, प्रूफ के साथ दिखाएंगे आपको। तो चलिए पहले जीएस 1 को देखते हैं। जीएस 1 वाले प्रश्न को एनालिसिस करते हैं कि वास्तविक में जीएस 1, तो जीएस 1 वाले अगर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री का पहला खंड है और हिस्ट्री का पहला खंड आप लोग जानते होंगे पहले क्वेश्चन में जो है अब छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, यानी 8 नंबर 7 नंबर के प्रश्न पूछे हैं और 5 प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको क्या है छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो इन 5 प्रश्नों को देखेंगे तो एक प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रश्न क्या हैं कि मतलब प्रकृति में क्या है आसान ही है, मतलब इसमें कोई बड़े बदलाव नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री को देखें कि इतनी बड़ी सिलेबस है और उसमें से अगर 4-5 टॉपिक को अगर निकाला जाए तो वाकई बहुत टफ काम है। लेकिन यहाँ पर हल्का दिख जरूर रहा है, लेकिन आगे आने वाले एग्जामों में इतना आसान होने की भी संभावना नहीं है, यानी छोटे प्रश्न। तो पहला प्रश्न है 1858 का अधिनियम, यानी भारत सरकार का अधिनियम 1858। जब आप प्री की तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से 1858 में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद ही ये अधिनियम आए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे बदलाव। तो प्री में पढ़े होंगे तो उसका जो भी पढ़े होंगे वो ये लिख सकते हैं। दूसरा है बिरसा मुंडा आंदोलन, तो ये मेंस में हमेशा पूछे जाते हैं, सभी की तैयारी थी। नील विद्रोह सभी की तैयारी थी। पटनाकलम चित्रकला सभी की तैयारी थी, यानी ये तीनों प्रश्न में कोई समस्या नहीं। अब है कि प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास, यानी केव्स। जब आप मौर्य काल पढ़े होंगे तो मौर्य काल में देखिएगा कि गया में बहुत सारे केव्स हैं, सुदामा गुफा, ये सब टाइप का। तो अगर मौर्य काल अच्छा से पढ़े होंगे आप कला वाला तो ये प्रश्न आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यानी अगर देखा जाए पहला सेक्शन, तो पहला सेक्शन आसान ही है, लेकिन पैटर्न नया था इसलिए आपको टफ लगा। लेकिन यहाँ लिखने की टाइमिंग जिनको होगी वही बेहतर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप भटक गए 8 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन में तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टैटिक्स प्रभावित होगी। तो यहाँ बहुत ही शॉर्ट 1 से 1.5 पेज में ग्राफिक्स पे आधारित अगर आप आंसर लिखते हैं तो क्या है बेहतरीन लिख सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन हिस्ट्री में आसान ही था मेरे हिसाब से, और आप भी देखेंगे तो लगेगा आसान ही। थोड़ा सा आप ई नंबर में कंफ्यूज हो सकते हैं कि केव्स के बारे में पूछ रहा है, सीधे 7 नंबर का प्रश्न है, आप मौर्य काल का केव है उसी का चर्चा कर दीजिए, और अगर कहीं कहीं याद है तो आप कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा जो मतलब बड़ा क्वेश्चन है, सीधे जो आप देखिएगा 38 नंबर का है। तो कह रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए, इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी। तो देखिए कि वास्तविक में देखिएगा कि 1857 से ही क्या है कि आंदोलन शुरू हो गया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो रही है। तो आप निश्चित रूप से 1942 पढ़ कर गए होंगे, आप और भी आंदोलन पढ़ कर गए होंगे, तो कारकों को आप लिख कर ही आए होंगे, यानी ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। दूसरा, हमारे द्वारा टेस्ट में भी क्वेश्चन आपको दिया गया था गांधी जी को लेकर कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। तो देखिएगा ये सब प्रश्न अगर आप लिखे होंगे तो इसको भी आप लिख देंगे क्यों कारण क्या था और कैसे दिशा दी, तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं। अगला कि ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में उपनिवेशित तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए पाश्चात्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पे देखिएगा कि आपको नोट्स भी दिया गया था। तो ये भी अगर इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो तकनीकी शिक्षा वाला आप लिख कर आ सकते हैं, यानी ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन नहीं था। अगला देखिए, प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। अब यही अनुमान नहीं लग रहा था कि ये क्या करेगा। अब जो भी यूपीएससी वाले या हिंदी मतलब जो हिस्ट्री वाले छात्र होंगे, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले, तो उनके लिए आसान क्वेश्चन। लेकिन इसका दूसरा ऑप्शनल देखिए कि समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन, आरएनटी गेस क्वेश्चन या सभी का पढ़ा हुआ था। तो आप देखिए 2 लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट, यानी हिस्ट्री में कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिली होगी। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 2 यानी करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा समस्या आने वाली है और आगे आने वाले एग्जाम में, क्योंकि सोचिए कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, प्री में भी जो पढ़ते हैं वो भी आपका इंपॉर्टेंट। जैसे कह रहा 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बोरी का आयोजन कहाँ किया गया। अब आपको पता है तो आप लिखेंगे, नहीं पता है तो आपका दिमाग ब्लैंक।
अब स्कॉट एंड गाइड पढ़े होंगे, उसके उद्देश्य पढ़े होंगे तो लिख सकते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स जो है मतलब पिछले 1 से 1.5 साल पर आपको क्या है प्री में जब आप पढ़ेंगे तो उसी समय आप नोट अगर करते जाते हैं, नोट्स बनाते जाते हैं अपना, तब जाकर इस टाइप का क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति एवं सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के लिए सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं। 16वें लक्ष्य यानी इंस्टीट्यूशन पे जो आधारित है, जो उसको क्रियान्वयन करना है, उस पर प्रश्न पूछा गया। तो सबको 4-5 लक्ष्य शुरुआत का तो याद रहता है, लेकिन 16वें में मिस्टेक कर जाती है, तो ये भी एक टफ प्रकृति के क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायी। और बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन यानी बिहार से संबंधित है। तो क्या है कि बिहार में जो ई सेवा प्रदायी परिदृश्य है, ई सेवा जो आरटीपीएस काउंटर देख रहे हैं, और सभी विभागों के जो ई सेवा जैसे शिक्षा के लिए जो लोन दिया जा रहा है, तो सभी जो ई सेवा है उस पर आपको लिखना था। बिहार स्पेशल से दोनों क्वेश्चन है। अगला है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, नया 7 निश्चय 2 है, तो बिहार वाला स्पेशल है। तो ये आपको करंट में बिहार का दबदबा है। तो वो कहने का मतलब है कि शॉर्ट क्वेश्चन का कोई माय बाप नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको पीटी जैसे तैयारी कर रहे हैं, पीटी जैसा ही आपको पढ़ना होगा, तब जाकर प्री में अगर आप नोट्स बनाते जाते हैं तो जाकर ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं बड़े प्रश्न पर। तो देखिएगा बड़े प्रश्न में भी एक और खतरनाक है कि यूजीसी द्वारा विदेशों मतलब विदेशी विद्यालयों के कैंपस स्थापित करने के लिए, ये भी एक डेंजर क्वेश्चन है कि अगर आपका ध्यान गया होगा तो आप कर सकते हैं, नहीं ध्यान गया तो आप नहीं लिख सकते। अथवा में देखिए क्या है कि एक आसान क्वेश्चन यहाँ दिया कि मूल ढांचा और ये मतलब जो आलोचना हो रहा है इससे संबंधित। तो देखिए ये आप पॉलिटी वाला, जब आप 67 मेंस को देखेंगे तो वहाँ भी एक राष्ट्र एक चुनाव एक क्वेश्चन पूछा गया जो पॉलिटी से संबंधित था। तो ये हिंट आपको यहाँ भी मिला और मूल ढांचा आपसे पूछा गया। ठीक है, आगे देखेंगे तो क्या आपको लगता है इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को अपनी अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने की विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए? देखिए क्वेश्चन G20 संबंधित है। क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने के में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा? अपना उत्तर ठोस तर्कों के साथ करें। अब देखिए G20 और जो वर्ल्ड जो साउथ वर्ल्ड है उस पर आप एक क्वेश्चन पूछा गया। तो एक क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक है और उसी से पूछ दिया गया। जब आप इस क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो इसका कहना है कि भारत समेत जो साउथ वर्ल्ड के जो भी देश हैं तो उनकी समस्याएं भारत को खोज करने में क्या है कठिनाई फील हो रहा। तो जब आप देखेंगे सार्क को देखेंगे, बिम्स्टेक को देखेंगे, ब्रिक्स को देखेंगे, एससीओ को देखेंगे, तो ये सब जो कंट्री हैं इनकी सबसे कॉमन क्या है तो लगभग सभी देश नीली अर्थव्यवस्था पे आधारित है। दूसरा सभी की समस्याएं जो है लगभग सेम है। यानी अगर आप एसडीजी लक्ष्य देखेंगे, गरीबी, भुखमरी, ये सब टाइप का, शिक्षा, ये सब, तो सभी देश इन सभी समस्याओं से क्या है ग्रसित है। दूसरा अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत कुछ ज्यादा जैसे सेवा विवाद से ग्रसित है और भारत क्या है आतंकवाद से ग्रसित है। तो यहाँ कह रहा है कि दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना कर। देखिए लक्ष्य तो निर्धारित है कि सभी साउथ वर्ल्ड वाले लगभग सेम समस्या से ग्रसित है। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया है G20 से संबंधित कि ये कैसे होगा। तो ये कई टॉपिक को अगर जिनका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि सीरिया व तुर्की भूकंप आपदा सहायता में राष्ट्र संघ की पहुंच एवं संसाधन प्रबंधन भूमिका का मूल्यांकन करें। जब आप पिछले मेंस को क्वेश्चन को देखते हैं तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो पूछा गया था कोविड काल में जो है मतलब WHO की भूमिका टाइप का, समझे। तो क्या है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखिएगा कैसे सप्लाई चेन प्रभावित हुआ। तो क्वेश्चन जो है हल्का घुमाया है, लेकिन इससे आसान ये क्वेश्चन है, ये अगर आपका पढ़ा हुआ होगा तो बनाएंगे, नहीं तो इसमें आप बेहतर लिख सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे सेक्शन 3 को यानी स्टैटिक्स पार्ट को देखेंगे तो स्टैटिक्स पार्ट को देखेंगे तो ये क्वेश्चन देखिएगा कि सभी हल्के प्रकृति के हैं। यानी बीपीएससी भी जाना कि जब हम इतना टफ करंट अफेयर्स को कर रहे हैं और स्टैटिक्स को भी टफ करेंगे तो लड़का पगला जाएगा, इसलिए देखिएगा स्टैटिक्स हल्का रखा गया है। तो पेपर 1 अगर करंट अफेयर्स को देखा जाए तो वास्तविक में क्या है करंट अफेयर्स बहुत ही जटिल प्रकृति के थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे द्वारा आपको क्या है कि 2 तरह के सोर्स 68 में उपलब्ध कराए गए। एक ट्रेडिशनल के लिए आपको लगभग 100 टॉपिक पर नोट्स उपलब्ध कराए गए थे और देखिएगा कि ट्रेडिशनल जो भी प्रश्न पूछे गए खास करके जीएस पेपर 2 और हिस्ट्री तो सभी वहीं से आए हैं। दूसरा क्या है कि 4 तरह के पीडीएफ यानी साइंस टेक, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स IR की उपलब्ध कराई गई। ये चारों जो पीडीएफ थी पिछले 6 माह की, एक द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का क्या था हिंदी रूपांतरण था, उसमें जो एडिटोरियल होते हैं, ऐसे तो एडिटोरियल बहुत होते हैं लेकिन उसमें से लगभग हर एक सब्जेक्ट का 15 टॉपिक को क्या है शॉर्ट लिस्ट किया गया था जो मुझे लगा था कि बेहतर है और वो आपको नोट्स उपलब्ध कराया गया। वो चारों पीडीएफ इतना इंपॉर्टेंट साबित हुआ कि आप जब देखेंगे उस पीडीएफ को तो आपको क्या है कि ये आपका मूल ढांचा वाला भी प्रश्न वहीं से आया, डायरेक्ट आया। और जब आप ये देखेंगे
ये G20 वाला, तो उसमें 2 टॉपिक दिया गया, G20 और नीली अर्थव्यवस्था, G20 और अफ्रीका पे फोकस। तो देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो है हल्का उससे मिलता, ठीक है। तो देखिएगा करंट अफेयर्स में भी वो काम किया, पॉलिटी में भी काम किया, आपका साइंस टेक में भी काम किया, इकोनॉमिक्स में भी काम किया। तो हम उस पीडीएफ को भी आपको दिखाएं, ऐसे सभी ग्रुप में उस पीडीएफ को भेजा भी गया था पहले ही, ठीक है। तो 2 तरह के सोर्स आप लोग को उपलब्ध कराए और वो दोनों सोर्स से लगभग सभी बड़े प्रश्न वहीं से आए, हम प्रूफ भी दिखाएंगे। तो ये था GS1 के क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे GS2 के प्रश्न को, ठीक है। GS2 के प्रश्न को देखेंगे और फिर एक साथ हम लोग सभी पीडीएफ को भी देखेंगे, ताकि आपको क्या है कि क्वेश्चन देखने के बाद आंसर और सोर्स भी पता चल सके। तो देखिएगा कि GS2 में जो है आपका पहला पॉलिटी सेक्शन है। पॉलिटी सेक्शन को भी देखेंगे तो हिस्ट्री के जैसा ही आसान सेक्शन था पॉलिटी वाला। देखिए भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण, यानी एनालिसिस क्रिटिकली द डायनेमिक सेकुलरिज्म इन इंडिया। देखिएगा हमारे द्वारा जो मतलब एक टेस्ट लिया गया था, उसमें जानबूझकर कि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता को क्या है आप लिखे। तो धर्मनिरपेक्षता को अगर आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो ये जानते होंगे कि धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी जो कॉन्सेप्ट है तो वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी धर्म के प्रति उसका नकारात्मक रवैया, यानी धर्म के उन्मूलन के लिए वो काम करता है पश्चिमी देश। लेकिन भारतीय संदर्भ में देखेंगे तो धर्म के प्रति भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो सकारात्मक है। ये धर्म के उन्मूलन की बात नहीं करता, ये धर्म को सपोर्ट की बात करता है। इसीलिए देखते होंगे कि बिहार में अगर 350वीं सिखवीं जयंती मनाई जा रही है गुरु गोविंद सिंह की, तो बिहार सरकार उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है एक्टिव होकर काम करती है। अगर हज यात्रा किसी को भेजना है तो उसके लिए भी क्या है भारत सरकार हो या कोई स्टेट उसके लिए सपोर्ट करती है। यानी बहुत सारे जो यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम है, तो उससे हमारी गवर्नमेंट क्या है नकारात्मक रूप से दूर नहीं रहती है पश्चिमी देशों की जैसा, बल्कि क्या है सकारात्मक रूप से उसे सपोर्ट फंडिंग भी करती है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर धर्मनिरपेक्षता को जाइएगा तो यह एक सकारात्मक अवधारणा को क्या है यहाँ पर लाया गया, जबकि पश्चिमी देशों को देखेंगे तो वह एक नकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है। तो ये आपका देखिए डायरेक्ट वहीं से प्रश्न पूछा गया है। फिर है भारत में क्षेत्रीय राजनीति आपकी अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए। क्षेत्रीय राजनीति, अगर आप क्षेत्रीय दल पढ़े होंगे तो वहीं से प्रश्न है क्षेत्रीय राजनीति। जैसे बिहार में जदयू आरजेडी की गठबंधन है, तो देखिएगा क्षेत्रीय राजनीति है, उसी से प्रश्न है। अगला देखिएगा भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश, निर्देश यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी ये डीपीएसपी से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। डीपीएसपी न लिखकर पॉजिटिव क्या है डायरेक्टिव को बात किया गया। आप जानते होंगे कि डीपीएसपी आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करती है, तो क्वेश्चन वही है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में उदाहरण सहित। तो डीपीएसपी का जो हमारे द्वारा आपको नोट्स भी दिया गया होगा, तो उसमें देखिएगा उसके क्रियान्वयन के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, तो डायरेक्ट वहीं से प्रश्न है, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। अगला भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। तो न्यायिक पुनर्विलोकन आप जानते होंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है अमेरिका से लिया गया है। तो जब आप न्यायिक सक्रियता टॉपिक को पढ़ेंगे तो न्यायिक सक्रिय क्यों हुआ है, तो यही न्यायिक पुनर्विलोकन के जो प्रावधान हमारे संविधान में है वहीं से आधारित। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें भी कोई ज्यादा। फिर है बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा, यानी पिछले दशकों में देखेगा कि पॉलिटिकली रूप से बिहार बहुत ही क्या है एक्टिव है। मतलब अगर शिक्षा हो, भुखमरी हो, ये सब में पीछे जरूर होगा, लेकिन पॉलिटिकली रूप से बहुत ही सक्षम राज्य है। तो वही कह रहा है कि बिहार पिछले दशकों से, मतलब कई दशकों से है राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा, उस पर प्रश्न पूछ। तो एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे टाइप का मतलब यहाँ फैक्ट ज्यादा नहीं है, तो ये भी कोई छोड़ने की बात नहीं है, आप लिख सकते हैं। अगला देखिएगा कि दूसरा नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन ये जरा टफ प्रकृति का। ये क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिष्ठापित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली की उपयुक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचना, यानी देखिएगा देश की एकता और अखंडता को लेकर क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई है, तो क्षेत्रीय परिषद से सवाल है। चलिए ये जरा सा अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो दूसरा देखिए, जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है, यानी कास्ट पॉलिटिक्स पे है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और गेस क्वेश्चन था। तो देखिएगा हमारे द्वारा मतदान व्यवहार आपको दिया गया था नोट, उसमें जाति और धर्म की भूमिका को लेकर भी दिया गया था। तो ये आपका क्या है, सेम वहीं से प्रश्न है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दशकों से चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इनकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और देखिए क्वेश्चन, तो आपको निष्पक्ष चुनाव को लेकर क्या है, हमारा एक बहुत ही डिटेल आपको नोट्स दिया गया था, और वो पूरा जो है देखिएगा चुनाव आयोग हो या आपका निष्पक्ष चुनाव को लेकर हो, उसमें कई टॉपिक थे और वही सभी टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। मतलब डायरेक्ट ही वहां पर निष्पक्ष चुनाव को लेकर हम वहां चर्चा किए हैं। अगला देखिएगा राज्यसभा की संरचना, ते भी डायरेक्ट आपको वहीं से पूछा गया जो हमारे द्वारा
कंटेंट दिया गया था। हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिया गया, हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो ये था आपका सेक्शन पॉलिटी। और पॉलिटी सेक्शन मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री के जैसा ही पॉलिटी भी बहुत आसान प्रकृति के पूछे गए। एक आध क्वेश्चन शॉर्ट अगर छोड़ दिया जाए तो पॉलिटी क्या है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादा अल्टर करंट के जैसा नहीं। इसके बाद देखिएगा सेक्शन 2 है ये इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पे आधारित है। तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022, ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांति लाई। यानी देखिएगा भारत में जब से लॉजिस्टिक पे ध्यान दिया गया तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जोमेटो ये सब क्या है, बहुत ही सफल हो गया। तो लॉजिस्टिक नीति जो 2022 आई है वो कह रहा है कि पीएम गति शक्ति योजना के लिए क्या है, बहुत ही मतलब क्या होगा, बेहतर साबित होगा। लॉजिस्टिक नीति पे सवाल पूछा गया है। अगला देखिएगा अटल इनोवेशन मिशन, यानी भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ही कम फोकस किया जाता है, लेकिन अटल इनोवेशन मिशन जब आया है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया। तो ये भी हम आपको बताएंगे, हमारे द्वारा जो पीडीएफ दिया गया है दोनों से में ये टॉपिक डायरेक्ट वहाँ से देखने को मिलता है। आगे है कि बिहार में नगरीकरण पर सवाल पूछा गया। बिहार, तो जब बिहार का आर्थिक समीक्षा आप पढ़ कर जाते हैं तो वहीं से प्रश्न आपको मिलेगा। एक प्योर जो है ज्योग्राफी की क्वेश्चन है कि हिंद महासागर ध्रुवीय गति क्या है, इसका वर्ष 2022 में भारत में मानसून की अनियमितता से क्या संबंध था, व्याख्या कीजिए। तो देखिएगा जो ज्योग्राफी पढ़े होंगे मानसून ये सब तो वो जरूर लिख कर आएंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए टफ क्वेश्चन है। अगला है कि भारत में ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन की व्यापकता और प्रभावों पर चर्चा कीजिए। यानी कह रहा है डिजिटल विभाजन, जैसे अगर आप शहर में देख रहे होंगे तो यहाँ आईफोन, आईपैड ये सब पूरा डिजिटली रूप से सक्षम, लेकिन गांव में जाइएगा तो आज भी किन्हीं के पास फोन नहीं होगा, और फोन भी होगा तो वो टच कीपैड वाला होगा। तो ये बहुत बड़ा खाई पैदा किया है डिजिटल विभाजन, तो उस पर ये आपको किया गया। तो इसके लिए भारत सरकार देखिए भारत नेट परियोजना जो है 2 लाख किलोमीटर तक फाइबर बिछाना था 2019 तक ही, तो वो सब बहुत सारे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सब उससे संबंधित प्रश्न था। आप देखिएगा कि इकोनॉमिक्स में और जो सवाल पूछे गए 2022 में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच कीजिए। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहले क्या, यानी वैश्विक व्यापार से सवाल पूछे गए। लेकिन इसका देखिएगा कि जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो भी क्या है, दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 2022 में, ठीक है, ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 21 तक अंत में अखिल भारतीय औसत, यानी एक बहुत ही टफ प्रकृति के सवाल पूछे। तो ये तो संभव नहीं है, लेकिन आप भारत के वैश्विक व्यापार वाला क्वेश्चन को लिख सकते हैं। व्यापारिक डाटा आपको हमेशा मतलब सभी जगह मिलता है देखने को, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा नीली अर्थव्यवस्था की पहचान राष्ट्रीय विकास के 10 मुख्य आयामों में से एक के रूप में की जाती है। उपयुक्त कथन यानी नीली अर्थव्यवस्था, तो हमारे द्वारा जो पीडीएफ दिया गया था हम दिखाएंगे आपको, धैर्य रखें, तो उससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला। फिर कच्चे माल के आधार पर बिहार को वन आधारित उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों, यानी भारत मतलब बिहार में उद्योगों की संभावना पर आधारित है। तो देखिएगा इससे संबंधित भी आपको नोट्स जो है पहले भी 67 में भी उपलब्ध कराए थे पूरे फ्लो चार्ट के रूप में, उसी से डायरेक्ट है कि बिहार में मतलब उद्योगों की संभावना को लेकर आप कच्चे माल के आधार पर वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, यानी पूरा जो है बाइफरकेट करके जो है प्रश्न पूछा गया, ठीक है। जब आप सेक्शन 3 जाइएगा एक साइंस टेक का, तो इसमें पूछ रहा भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीक का स्वदेशीकरण, यानी भारत जो है तकनीकों के लिए विदेशों पर निर्भर रहती थी, इनकी निर्भरता रहती थी, लेकिन जब से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है तो ये स्वदेशीकरण को जो मेक इन इंडिया और ये सब अपनाया गया है, तो देखिएगा बहुत सारे जो हथियार हैं भारत द्वारा खुद से बनाया जाने लगा। इजराइल या अन्य देशों पर जो निर्भरता है उसको छोटे छोटे हथियारों के मामलों में खत्म किया गया है। आगे देखिएगा कि परमाणु ऊर्जा से सवाल पूछा गया है, तो ये डायरेक्ट प्रश्न जो है हम आपको दिए थे, जो क्वेश्चन भी पूरा सेम है, आप देखिएगा उसको मिलाइएगा, तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर लिखिए। तो इंटरनेट और इंटरनेट जो जानते होंगे वो लिख सकते हैं। फिर प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट, यानी एक ऐसे लिखिए। तो बिहार में जो जो प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है, कृषि हो या अन्य क्षेत्रों में, उसका आप लिख सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी, वास्तविक में नैनो प्रौद्योगिकी का सबसे ज्यादा उपयोग जो है आपको हेल्थ सेक्टर में ही किया जा रहा है, ठीक है। तो नैनो प्रौद्योगिकी भी जो है आपको कंटेंट दिया गया था, वहीं से प्रश्न है। फिर देखिएगा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ क्या है, डेटा चोरी, डेटा सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो जब आपको साइबर अपराध जो है, साइबर सुरक्षा वाला जो क्वेश्चन है, उसमें भी एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है कि जैसे जैसे भारत डिजिटल की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे ही साइबर आक्रमण के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, यानी डाटा चोरी के। तो देखिएगा कि वहां पर भी आपको इस टाइप के प्रश्न का दिया गया। हालांकि इसके अथवा हम कह रहा है एक तरफ परिवार को पीने योग्य जल की उपलब्धता का उद्देश्य, दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के कारण पानी की कमी। तो देखिए हमारे द्वारा जो पीडीएफ दिया गया है उसमें से डायरेक्ट आया है। अब हम आपको पीडीएफ दिखाते हैं कि जो पीडीएफ की बात कर रहे हैं उस पीडीएफ से कौन कौन से प्रश्न आपको देखे गए। तो इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ है लास्ट 6 मंथ पॉलिटी इंपोर्टेंट, ठीक है, पॉलिटी से संबंधित। इसमें आपको क्या है कि 13 मात्र टॉपिक को शामिल किया गया था।
इन 13 टॉपिक को जब देखिएगा तो पॉलिटी तो लगभग ट्रेडिशनल पूछे हैं, करंट आधारित पूछे नहीं गए हैं। तो देखिएगा कि ये सभी पीडीएफ जो है आपको द हिंदू और जो है इंडियन एक्सप्रेस का क्या है इंपॉर्टेंट आर्टिकल को ही यहाँ पर मतलब कंपाइल किया गया था, ठीक है, हिंदी में। तो देखिएगा मूल संरचना सिद्धांत, जब इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो देखे होंगे मूल संरचना सिद्धांत वाला, तो डायरेक्ट आपको जो है एक क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए मूल संरचना सिद्धांत में बोला गया था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी की अदालतें संसदीय संप्रभुता को कमजोर नहीं कर सकती, शक्तियों के पृथक्करण पर एक बहस छिड़ गए जिससे संविधान के मूल संरचना सिद्धांत पर ध्यान वापस आए। यानी सेम 100% सवाल जो है यहीं से पूछा गया था, मूल ढांचा से संबंधित GS 1 में जो करंट में पूछा गया था। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा, यानी पॉलिटी में करंट से मात्र एक ही प्रश्न पूछा गया था, वो इसी पीडीएफ से। दूसरा देखिए ये जो आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो है आपका लास्ट 6 मंथ इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो इसमें से जब आप गौर करेंगे तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया था। तो इसमें से देखिएगा भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर पूरा डिटेल में नोट्स दिया गया था और यहीं से प्रश्न पूछा गया था। नीली अर्थव्यवस्था का विकास, यानी यहीं से देखिएगा प्रश्न पूछा गया था, नीली अर्थव्यवस्था। यानी 2 प्रश्न तो आपको डायरेक्ट देखने को यहाँ से मिल जाएंगे इस पीडीएफ से। फिर देखिएगा भारत का SDG लक्ष्य हो गया, SDG लक्ष्य का स्थानीयकरण देख लीजिएगा। तो ये सब जो है जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा आपका ज्ञान यहाँ से वर्धन होगा और बहुत सारे प्रश्नों को आप बेहतर ढंग से लिख सकते थे। तो इम्पोर्टेंट मतलब सोचिए 13-14 टॉपिक में 2 टॉपिक, वो भी बड़े प्रश्न आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिले हैं। इसके बाद देखिएगा कि ये आपका जो है IR का लास्ट 6 मंथ का है। जब IR का देखेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा कि भारत की G20 अध्यक्षता और अफ्रीका पर फोकस, इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो जो साउथ वर्ल्ड की बात की जा रही है तो बहुत सारा हिंट आपको मिलेगा यहाँ से। फिर देखिएगा इसी में कि इसी में आप देखेंगे कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में G20 की भूमिका। तो साउथ वर्ल्ड की जो देश जो भी हैं वो नीली अर्थव्यवस्था पर भी आधारित हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप हिंट लेकर उस प्रश्न को आप लिख सकते थे, ठीक है। ऐसे तो करंट बहुत ही अल्टर पूछा है, मतलब 10-12 टॉपिक में उसे कवर करना मुश्किल था, ठीक है। आगे देखिए एक और पीडीएफ आपको दिखा रहे हैं। ये पीडीएफ जो है देखिएगा, ये जो है आपका साइंस और टेक का है और साइंस टेक का है पीडीएफ। तो इसमें पहला ही टॉपिक है भारत का अनुसंधान एवं विकास, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो अटल इनोवेशन वाले प्रश्न पूछे गए हैं पूरा हूबहू यहीं से पूछा गया। इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक को शामिल किया गया था, लेकिन क्या है कि वो तो नहीं आया। लेकिन देखिएगा कि सभी, यानी वायु प्रदूषण में नैनो कणों की भूमिका, नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो प्रश्न पूछा गया है आपको यहाँ से भी हिंट मिलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में है और वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य सबसे हानि होती है। तो आपको यहाँ पर से भी नैनो टेक्नोलॉजी वाला क्या है मदद मिलने की संभावना होगी। साइंस टेक का जो पीडीएफ था बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिएगा जल पे क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब जल की कमी। तो भारत का भूजल शासन यानी शासन, यानी जल पर भी शासन होना चाहिए। तो ये बहुत ही डिटेल में जो है आपको जल की कमी को लेकर डिटेल में रिपोर्ट थी और इसको पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से लिखें। तो यहाँ से देखिएगा एक जल व्यापार भी टॉपिक है, यानी भूजल का नियंत्रण। देखिएगा भारत क्या है कि चावल का क्या है निर्यात करता है और जो देश हैं वो चावल की खेती नहीं करते हैं, क्योंकि चावल का 1 केजी चावल उपजाने में 10 केजी पानी की खपत होती है। तो जो देश विकसित देश है उसका कहते हैं क्यों हम अपना भूजल पानी को बर्बाद करें चावल को उत्पादन के लिए। तो वो क्या करता है, भारत ऐसे देशों से निर्यात कर लेता है और अपना जो जल है मतलब भूजल है उसको बचाए रखता है। तो ये टॉपिक भी जब पढ़ेंगे तो आपको दिमाग खोल देगा कि पानी वाला जो कृषि है, यानी कृषि में ज़्यादा तो बचत है नहीं और भूजल बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रहा है, तो ये आपका दिमाग खोल देगा। यानी ये जब टॉपिक जल वाला और ये जो है भारत का भूजल शासन पढ़ेंगे तो आप उस क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिएगा लिख कर, समझे। तो ये सभी टॉपिक देखिएगा क्या है कि करंट अफेयर्स में चर्चा में जो है उस पर आधारित था। और अब आपको लग रहा होगा कि सभी जो प्रश्न बने थे वो इन 4 पीडीएफ से लगभग हूबहू आए जो करंट पे आधारित था। अब हम बात करेंगे कि वैसे प्रश्नों को जो ट्रेडिशनल प्रकृति के थे, तो देखिएगा कि यहाँ पर देखिए भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता, ये जो हमारे द्वारा दिया गया था वो आपको डायरेक्ट पूछा गया है। मतदान व्यवहार से आप क्या समझते हैं, मतदान व्यवहार के विभिन्न कारकों को रेखांकित करिए। भारतीय राजनीति में जाति एवं धर्म की भूमिका। तो हमारा जो भी प्रश्न होता है बड़े प्रकृति के होते हैं, एक ही क्वेश्चन में बहुत चीजों को समाहित किया जाता है, इसीलिए क्वेश्चन जो जाति वाला था यहाँ से आपको डायरेक्ट मदद मिल जाएगा। अब देखिएगा मतदान व्यवहार का नोट्स भी आपको दिया गया था। निष्पक्ष चुनाव को लेकर मतलब
कई पेज का नोट्स इलेक्शन कमीशन का, निष्पक्ष चुनाव का, राजनीति का, प्राधिकरण का पीडीएफ आपको दिया गया और यहीं से आपको चुनाव वाला प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। आगे देखिएगा, राज्यसभा डायरेक्ट पीडीएफ दिया गया था। न्यायिक सक्रियता टॉपिक को जब आप देखेंगे तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शुरुआत, न्यायिक पुनर्विलोकन की ही चर्चा इसमें है और यहीं से आपको न्यायिक सक्रियता देखने को मिलती है। जब न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग ज्यादा करने लगता है हमारा मतलब न्यायालय, तो न्यायिक सक्रियता में बदल जाता है। तो ये भी प्रश्न आपको यहाँ को दिया गया था। फिर देखिएगा, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम डायरेक्ट आपको पूछा गया, इसमें सेम उसी टाइप का पूछा गया है, ठीक है। फिर देखिएगा साइबर सुरक्षा वाला देखिएगा तो वो पूछा गया है। इसके अलावा और देखिएगा तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो प्रश्न पूछा गया था वो भी आपको दिया गया था। देख सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी पर जो प्रश्न पूछा गया था तो ये भी आपको उपलब्ध कराया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा जो भी आपको पीडीएफ यानी नोट्स उपलब्ध कराए गए, क्लास उपलब्ध कराए गए और करेंट अफेयर्स की जो 4 बुकलेट दी गई, ये पूरे देखिएगा इतना खतरनाक बीपीएससी पैटर्न में बदलाव लाया, फिर भी हम एग्जिस्ट कर गए। इसके पीछे रीजन यही है कि हम आपके लिए सोचते उसी ढंग से हैं जिस प्रकार से बीपीएससी सोचती है। तो देखिए इतने खतरनाक पैटर्न में अभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और दिल्ली से पटना तक कोई कोचिंग को देख लीजिए, कोई भी अगर इस तरह से आपको बताए कि हम ये पढ़ाए और ये आया, ऐसा देखिएगा सबका मतलब बीपीएससी सीधे बोया बिस्तर बांध दिया है। तो देखिए हम अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रूफ के साथ। तो कहने का मतलब है कि आप जो है अब वो जमाना गया कि आप जो है ट्रेडिशनल ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए क्या है कि इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर को भी पढ़ना होगा। अब क्या है कि जिनकी हिंदी मीडियम वो इंग्लिश वाले 2-2 न्यूज़पेपर, द हिंदू और ये इंडियन एक्सप्रेस तो पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से पीडीएफ मेरे द्वारा दिया गया है वैसा पीडीएफ 69 के लिए और तन मन धन से हम प्रयास करेंगे लाने का। अब सोचिए 67 में हम 90% तक आपको सवाल लगाए, 68 जब पूरे पैटर्न खतरनाक है उसमें भी हम आपको लगभग सभी बड़े प्रश्न को लगा है। पूरा हिस्ट्री आपको लगा है, पॉलिटी लगा है, साइंस टेक पूरा लगा है, आपका ज्योग्राफी कुछ छोड़ दिया जाए मतलब जो भी पूछा है, इकोनॉमिक्स लगा है, पॉलिटी पूरा लगा है, मतलब स्टैट जो भी पढ़ाया गया था विकास सर के द्वारा पूरा उसी पे आधारित है। तो बीपीएससी कुछ भी कर ले, हम भी वही पैटर्न पर आपको शुरू से ही प्रयास करते रहे। भले बीपीएससी का लेवल लो था तो हमारा पैटर्न कुछ हाई था, जब बीपीएससी का लेवल हाई हुआ हमारा पैटर्न देखिए अब उसमें 67 हो 68 हो सब में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आगे भी प्रयास जारी रहेगा और कल सोमवार से हमारा डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चालू होगा फिर से नए पैटर्न पर और इसमें हम कम से कम 500 टॉपिक पे आपको डेली आंसर राइटिंग करवाएंगे। इसमें अब है कि एक भी शॉर्ट क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना रहेगी। ये 6 मंथ का आपका जो है डेली आंसर राइटिंग होगा और डेली आंसर राइटिंग हमारा जो होता है उसमें देखिएगा क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है, फिर उसका मॉडल आंसर दिया जाता है, आपसे पीडीएफ बनाकर आपसे मांगा जाता है, चेक भी की जाती है। इसके अलावा हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके वीडियो भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि क्या पूछ रहा है, क्या लिखना है, कैसे। तो हमारा आंसर राइटिंग बहुत ही मतलब क्या डायनेमिक है। हमारा जो पीडीएफ मिलता है आंसर राइटिंग जो शॉर्ट नोट्स देते हैं मतलब मॉडल आंसर, वो भी डायनेमिक होता है, यानी उसमें कीवर्ड का प्रयोग होता है। कीवर्ड का प्रयोग होने से क्या होता है कि क्वेश्चन कितना भी घुमा दे तो उन कीवर्ड के सहारे आप बेहतर आंसर लिख सकते हैं। लेकिन जब एक डिटेल में आंसर किसी क्वेश्चन का उपलब्ध करा दिया जाता है तो 100 आदमी हो सकता है 100 वो रट कर जाए और उसे लिख दे, लेकिन जब वो कीवर्ड आधारित मॉडल आंसर होता है तो 100 लोग अपने अलग अलग अंदाज में अलग भाषा में लिख कर क्या है बेहतर आ सकते हैं और एवरेज मार्किंग से बच सकते हैं। तो कल से हमारा मतलब डेली आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है, ठीक है, आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।